ये सब एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड आ रही है सबको? बेटा साउंड आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग्स। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक पहुंचे थे हम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें दो तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, उसकी बात हुई थी डिटेल में। एक वन डे का टॉपिक था ये, हमने वन डे में ओवर कर दिया था। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यहाँ पर ये सब, ये आपको होमवर्क में दिए थे रीड करने के लिए। इनमें से डाउट है किसी क्वेश्चन में? बेटा ये होमवर्क क्या डेली करना होता है आपने? इकोनॉमिक्स का होमवर्क यही होता है, डेली का जो आपको टीच करते हैं उसको रीड करना, इन स्लाइड्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना, और फिर टेक्स्ट बुक को रीड करना। आपने नोट्स भी आपको शेयर किए हुए हैं। हाँ जी बताइए, इनमें से डाउट है कोई? क्वेश्चन किया सबने या नहीं? यस एवरीवन? कोई डाउट नहीं है एवरीवन? यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा? आपको 1.3 तक के क्वेश्चन करने को कहा था, इंक्लूडिंग हॉट्स क्वेश्चन एंड वन मार्कर क्वेश्चंस। तो आज फिर हम 1.4 टॉपिक पे चले गए हैं, और आपकी बुक में चैप्टर मिलेगा आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के नेम से। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए अगर मैं बुक ओपन करूँ आज, ये सपोज मेरे पास अभी यहाँ पे ये बुक है सामने, तो इसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, जिसमें माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस था। सेकंड था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें वही गुड्स वाला पॉइंट था। स्टॉक एंड फ्लो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें सर्कुलर फ्लो आ जाता है, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये तीनों चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। अब आपकी बुक के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। हम फिर भी एक बुक डे के तौर पे इस बुक को ओपन करेंगे, नोट्स को ओपन करेंगे, आपको समझा दूंगा उसमें क्या क्या है। ठीक है, आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का ही होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये आपका 4th चैप्टर है। इसमें टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम में, थ्योरी पार्ट लीस्ट बहुत कम आता है। देखा जाए तो 4 चैप्टर्स थ्योरी में हम याद करेंगे, बट फाइनल एग्जाम में कुछ भी नहीं आता उसमें ज्यादा। ओनली 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है 3 मार्क्स में। अदरवाइज नेशनल इनकम में से 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है आपका। ठीक है, एंड नेशनल इनकम के पास मार्क्स कितने हैं? 10। तो 10 मार्क्स में से बेटा 6 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल आना है, बचे 4 मार्क्स। उस 4 में से 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, जो बहुत इजी होता है। तो 3 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आना है, ओनली 1 थ्योरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो उसके लिए एक लिमिटेड थ्योरी ही याद करनी है आपको, बहुत ज्यादा थ्योरी याद नहीं करनी है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से पहले थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं बेटा, आपने अभी तक क्या स्टडी की है कि नेशनल इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट का एक कंसर्न है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग कि हमारा इनकम फ्लो करता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, और 2 सेक्टर मॉडल ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो फिर हम अपनी कंट्री का नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और हमारी इकोनॉमी के 3 फेसेस हैं। पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज। क्या फेज होता है पहला? फर्स्ट फेज इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फेज। सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम से,
हाँ, इनकम फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस भी कहते हैं इसको। एंड थर्ड फेस इज, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। हाँ, इसको डिस्पोजिशन भी कहते हैं। डिस्पोजिशन फेस भी कहते हैं इसको हम। सो फर्स्ट, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड जिसको कहते हैं हम, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये आपकी इकोनॉमी का बेटा फर्स्ट फेस है, प्रोडक्शन फेस, प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक मिनट बेटा, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। स्क्रीन अगेन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। सो यहां से हम फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं बेटा। हमारा जो फर्स्ट फेस है इकोनॉमी का, फर्स्ट फेस जहां पर हम ये मानते हैं इनकम जनरेट होती है व्हेन एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट प्राइस है वो हम एक बार मान लेते हैं कि वो एक नेशनल इनकम है, जबकि वो नेशनल इनकम नहीं है। उसमें से अभी हमने उसमें से इनपुट माइनस करना है, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके पास इस मेथड में आएंगी, तो इसको वन बाय वन समझते हैं। रीड करो बेटा इसको। एक एक वर्ड रीड करना है बेटा आपने। इन द प्रोडक्ट मेथड, या इसका एक और नेम क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्योंकि हम प्रोडक्शन करते हैं, और वैल्यू एडेड का मीनिंग है कितनी वैल्यू हम रॉ मटेरियल में ऐड करते हैं। बिकॉज रॉ मटेरियल हम नहीं बनाते कभी भी, याद रखना, रॉ मटेरियल हमारा वर्क नहीं होता। जैसे सपोज अमूल कंपनी आइसक्रीम बनाती है, तो आइसक्रीम के लिए उसको क्या चाहिए, उसको मिल्क एंड अदर फ्लेवर चाहिए, तो वो प्रोड्यूस नहीं करती। वो ये सब चीजें मार्केट से, मिल्क, क्रीम, फ्लेवर, नट्स, चॉकलेट, ये सब वो परचेज करती है मार्केट से किसी और प्रोड्यूसर की, और फिर वो उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करती है। वो 20 रुपीज का मिल्क लेकर उसमें 80 रुपीज का वैल्यू ऐड कर देती है, और वो 80 रुपीज क्या है बेटा, फैक्टर इनकम। क्या है 80 रुपीज? फैक्टर इनकम, जिसके लिए वो 4 फैक्टर्स का हेल्प लेती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों की जो वैल्यू है 80 रुपीज, वो उसमें ऐड करके इट कम्स टू एन एंड 100 रुपीज। तो अमूल आइसक्रीम अगर 100 रुपीज की है, तो 20 रुपीज से 100 रुपीज में आने में हमने कितनी वैल्यू ऐड की, 80। तो ये हमारी कंट्री का नेशनल इनकम है। तो दैट्स वाई प्रोडक्ट मेथड का नेम वैल्यू एडेड मेथड भी है। हाउ मच वैल्यू बीइंग एडेड टू रॉ मटेरियल, 20 रुपीज। ये सब जो लिखा है यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, और फिर एग्जाम्पल बताएगी आपको।
रीड करो बेटा. लेट्स सपोज दैट there are only two kinds of producer in the economy. Very simple example. सपोज करो कि यहां पर दो ही प्रोड्यूसर हैं. एक वीट बनाता है जिसको हम फार्मर्स भी कहते हैं. हमारी जो फर्म है, पहला जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, तो प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स होते हैं. एंड सेकंड सेक्टर है ब्रेड मेकर्स, जिसको बोलते हैं बेकर्स. ब्रिटानिया ब्रेड, बॉन के ब्रेड खाते हैं ना हम. तो वो जो ये जो नेम्स है बेटा, ब्रिटानिया, बॉन, किटी, ये क्या है? ये बेकर्स के नेम है. सबने अपना नेम रख लिया, कोई ब्रांड रख लिया. तो वीट प्रोड्यूसर दैट इज फार्मर्स और ब्रेड मेकर्स, ये दो हमारी कंट्री में प्रोड्यूसर्स हैं. वीट प्रोड्यूसर प्राइमरी सेक्टर है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है. और ब्रेड मेकर कौन सा सेक्टर है? बोलो. ब्रेड मेकर कौन सा सेक्टर है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी. क्योंकि इसका काम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये बेटा, ये इंडस्ट्री का पार्ट है. इसका काम है प्राइमरी सेक्टर से उसकी आउटपुट को लेना, जो इसके लिए इनपुट होगी, फिर उस इनपुट को, वीट को लेकर उसका ब्रेड बनाना, ये इसकी आउटपुट होगी. The wheat producer grow wheat and they do not need any input other than the human labor. हम ये मानते हैं because they use natural resources. हम ये मानते हैं जो भी उनको चाहिए वो नेचर से मिल जाता है. रेनिंग वाटर है या पोटेंशियल पावर जो भी एक अर्थ के अंदर होती है, और वो सिर्फ ह्यूमन लेबर यूज करते हैं. और वो खुद एक हो सकता है फार्मर जो अपने फार्म हाउस पे जाके वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका इनपुट ऑलमोस्ट जीरो है. द वीट प्रोड्यूसर ग्रो वीट एंड दे डू नॉट नीड एनी इनपुट. दे सेल अ पार्ट ऑफ द वीट टू बेकर. अब अपना वीट बेकर को सेल करेंगे. बेकर डू नॉट नीड एनी अदर रॉ मटेरियल बिसाइड्स वीट टू प्रोड्यूस ब्रेड. ये सब assumptions है हमारी. लेट अस सपोज दैट in a year the total value of wheat that the farmers has produced is ₹100. Out of this he sold 50 rupees wheat to baker. क्या ये एग्जाम्पल समझ आ रही है सबको? ऐसा आपको हर एक बुक में एक ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा. सपोज फार्मर्स ने 100 रुपीज का वीट बनाया और उसमें से 50 रुपीज का वीट उन्होंने बेकर को सेल कर दिया. और बेकर्स ने क्या किया बेटा? इस वीट को परचेज किया और इसे 200 रुपीज का ब्रेड बना दिया. 50 रुपीज के वीट से कितने का ब्रेड बना दिया? 200 का. अभी मैंने आपको क्या समझाया कि व्हाट इज वैल्यू एडेड. जब हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं किसी और प्रोड्यूसर से, तो वो हमारी आउटपुट नहीं है. हमारी आउटपुट बेटा 50 रुपीज नहीं है. हम 50 रुपीज में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड देन इट बिकम्स 200. तो हमारा जो आउटपुट है वो 200 बन जाता है. फिर अब ये बताओ बेटा, हमारी कंट्री का टोटल आउटपुट कितना हो गया? टेल मी. ये पैराग्राफ रीड करो एवरीवन. इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझ आएगा हमें अभी, जिसे बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. क्या बोलते हैं? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. डबल काउंट करना. अगर हम वैसे देखें, हमारी कंट्री का टोटल आउटपुट कितना है? 100 रुपीज का आउटपुट किसने किया था? फार्मर्स ने. और 200 के ब्रेड किसने बनाए? बेटा नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स. सर हाँ जी. सर बेकरी वाले ने. क्या कह रहे हो? बेकर ने बनाए सर, बेकरी वाले ने. हाँ, 200 बेकर ने बनाए, 100 रुपीज फार्मर ने. टोटल आउटपुट हमारी कंट्री कितना हो गया? 300. यस सर. लेकिन ये आउटपुट तो है, बट ये फाइनल आउटपुट नहीं है.
हमें फाइनल आउटपुट तक जाना है। जब फार्मर्स ने 100 रुपीज का व्हीट बनाया तो उसने उसमें से 50 रुपीज का व्हीट प्रोड्यूसर को दे दिया, बेकर को दे दिया। बेकर ने उसी 50 का 200 बनाया। इसका मतलब इस 200 के अंदर वो 50 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड है जो इस 100 के अंदर भी है। क्या ये बात समझ आती है सबको? यस सर। जो फार्मर्स ने 100 रुपीज का व्हीट बनाया, अगर हम उसको भी काउंट करेंगे कि जी 100 रुपीज का आउटपुट है फार्मर्स का, वो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन जब वो 50 रुपीज का व्हीट बेकर को देते हैं और बेकर उसका 200 का ब्रेड बनाता है, तो बेटा ब्रेड के अंदर व्हीट तो है ही है ना। अब ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है इसमें कॉटन तो है ही है ना। ये कॉटन टी शर्ट है, समर में वी वियर कॉटन टी शर्ट्स, तो इस कॉटन टी शर्ट्स में कॉटन तो है ही है। तो जो कॉटन है वो तो कौन बना रहे? फार्मर बना रहे। टी शर्ट एक गारमेंट फैक्ट्री बना रही है कॉटन टी शर्ट, लेकिन वो कॉटन किससे परचेज करेगी? फार्मर से। क्योंकि बीच में और भी लोग होते हैं, कॉटन, फाइन कॉटन, फिर स्पिन, देन क्लोथ, देन टी शर्ट्स। पर हम एक और डायरेक्टली लेंगे अगर कि व्हीट से सीधा ब्रेड बन गया, तो भी बेटा ये 50 रुपए ऑलरेडी 100 का पार्ट है। तो दैट्स वाई मैं ये मानता हूं कि बेकर ने जो आउटपुट की है वो 200 की नहीं की, वो कितने की है? 150। 150 की। 150। तो ये बेटा यहां तक पहले रीड करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये एग्जांपल हमें कुछ समझा रही है, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या बता रही है बेटा? फार्मर्स के केस में तो हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने 100 रुपीज बनाने के लिए किसी भी रॉ मटेरियल को यूज नहीं किया। उन्होंने अर्थ को यूज किया है, लैंड को यूज किया, मीन्स लैंड की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है वो यूज की है, वाटर उसको नेचर से मिल गया, उसने सिर्फ सीड जैसी कोई चीज यूज की है, वो भी मान लेते हैं उसको फ्री में कोई नेचर से मिल जाते हैं। तो फार्मर का रॉ मटेरियल जीरो है, आप ये कह लो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं राइटली सेड कि फार्मर्स ने 100 रुपीज का आउटपुट किया, बट इट इज नॉट इन केस ऑफ बेकर। बेकर ने 200 का आउटपुट नहीं किया, उसके 200 में 50 रुपीज माइनस किए जाएंगे। कितना रह जाएगा? 150। शुड आई कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड? Yes, बेटा, should I come on next slide? Yes, sir. Yes sir. So to calculate the net contribution of baker, we need to subtract the value of wheat that they have bought from farmers. कितना इजी लिखा हुआ देखो। हमें फार्मर के उस व्हीट को माइनस करना पड़ेगा जो बेकर ने नहीं बनाया। बेकर ने उसे किसी और से परचेज किया है, एंड 50 रुपीज ऑलरेडी हमारी कंट्री की आउटपुट में काउंट हो चुका है। जब फार्मर्स ने काउंट की थी आउटपुट, वो काउंट हो चुकी है। तो जब उसी 50 रुपीज की व्हीट को 200 में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसकी जो आउटपुट है या उसका नेट कंट्रीब्यूशन है वो 200 ना होकर 150 है। तो हमारी कंट्री का बेटा एक्चुअल आउटपुट वैल्यू क्या हो गया? 100 जो फार्मर्स ने बनाया, 150 जो बेकर ने, तो टोटल कितना हो गया? 250। 250। तो इसको यहां तक रीड कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये बुक्स में बहुत टफ तरीके से लिखी होती है एग्जाम्पल ना। यहां से हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे। अगर हम इस 50 रुपीज को माइनस नहीं करते तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम।
और नेट कंट्रीब्यूशन की जो टर्म है बेटा, उस टर्म को बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब आपको समझ आया? देखो, एक वर्ड को समझने के लिए हम इतना डिटेल में जा सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू एडेड? एक सेक्टर का नेट कंट्रीब्यूशन वो कैसे आता है? अगर उसकी आउटपुट वैल्यू को और उसकी आउटपुट वैल्यू को हम क्या करें, उसकी आउटपुट वैल्यू में से क्या करें हम? बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करवा रहा हूं, 1 मिनट। वेट वेट बेटा। हाँ जी, तो अगर हमें किसी भी सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालना है तो हमें उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें बेटा उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना होगा? ये सभी वन रॉ मटेरियल कॉस्ट, और रॉ मटेरियल कॉस्ट का नेम क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब बेटा आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस करोगे तो आएगा वैल्यू एडेड। वो वैल्यू एडेड जो हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर्स ने ऐड किया है। मेकिंग होल्ड एवरीवन। यस बेटा, तो यहां से हमें समझ आता है वैल्यू एडेड कैसे आता है। किसी भी फर्म का आउटपुट ले लो, जैसे फार्मर्स का आउटपुट कितना था बेटा? 100, उसका इनपुट कितना था? 0। क्योंकि अगर वो भी किसी इनपुट को यूज करते हैं तो वो इनपुट भी वो किसी से परचेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, सीड्स, अगर वो लोग यूज करते हैं, आ रही साउंड सबको एवरीवन? तो उनका भी कुछ इनपुट होता है। तो दैट्स वाई हमने अजम्पशन ले ली कि फार्मर्स का इनपुट 0 है, दे यूज नेचुरल सोर्सेस। जैसे फॉरेस्ट में जाकर वुड निकाल के लाना, उसमें से ह्यूमन लेबर चाहिए। आप जाओ ट्रीज काटो और ले आओ, या फिशिंग करना, माइनिंग करना, कुछ भी डेयरी फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, इसके अंदर सब क्या है? हम एनिमल्स को यूज कर रहे हैं या नेचुरल सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इनपुट को 0 मानते हैं। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो आएगा 100। और सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर हमारी आउटपुट वैल्यू 200 है बेकर्स की, उसमें से 50 रुपये माइनस कर दिए तो 150। तो जितने भी 4 सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों सेक्टर्स की इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। तो वेन एवर वी विल डू न्यूमेरिकल्स, अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस मेथड का, तो न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे? आउटपुट में से इनपुट माइनस करके पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म। हाँ, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म। और हम सभी फर्म्स का अगर ऐसा करेंगे तो वो आ जाएगा वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री, वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री। तो ये कंट्री का वैल्यू एडेड आ गया 250। और इस 250 के अंदर क्या है? उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिनको हम 4 फैक्टर्स बोलते हैं। लेबरर लेबर देता है, लैंडलॉर्ड लैंड प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योरशिप देता है, मैनेजमेंट, और मनी लेंडर कैपिटल प्रोवाइड करता है। इन चारों की जो पेमेंट्स हैं, जो इनका रेम्यूनरेशन है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वो सब ये है 250 रुपीज, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। तो हमारी कंट्री का नेशनल इनकम आउटपुट नहीं है बेटा, फाइनल आउटपुट है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? आउटपुट ना होकर नेशनल इनकम क्या है? फाइनल आउटपुट, वैल्यू एडेड।
इस पे एक टेबल बनाया हुआ है हमने, ये टेबल आपके सामने बेटा, द फॉलोइंग टेबल इज देयर, वो जो आपको भी समझाया, वैल्यू आउटपुट इज फार्मर का, बेकर का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 050। तो आप ऐसे समझा सकते हो। ये क्वेश्चन किस नेम से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। देखिए ये आपको हमने यहाँ पे लिख के दिया है, दिस क्वेश्चन मे कम इन 3 to 4 मार्क्स, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आपके स्कूल एग्जाम में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड मोर देन वंस। सिंपल, डबल काउंटिंग, जब हम सेम गुड्स एंड सर्विसेज को एक से ज्यादा बार काउंट करते हैं, जैसे फार्मर्स के बनाए हुए वीट को हम फार्मर्स की आउटपुट में भी काउंट कर रहे हैं, और जब वो 50 रुपीज 200 बन जाते हैं, ब्रेड बन जाता है, उसमें भी काउंट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। इट अराइजेस, प्रॉब्लम तो बेटा राइज होती है ना, तो इट मीन्स तो लिखते नहीं हम इसको। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ सेम इज काउंटेड वंस मोर देन वंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो इसको अवॉइड करने के, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है समटाइम्स, हाउ कैन बी अवॉइडेड, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, या तो टेक द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इग्नोर करें, हम सीधा फाइनल आउटपुट की बात करें, हर सेक्टर का जो फाइनल आउटपुट है अगर वो बात करें, या हम हर सेक्टर का क्या निकाल लें बेटा, वैल्यू एडेड। उसमें क्या होगा, हर सेक्टर का आउटपुट दिया होगा, जैसे यहाँ पे बेकर का आउटपुट कितना था 200, और हर सेक्टर का हमें क्या दिया होगा, हाँ जी क्या दिया होगा, इंटरमीडिएट इनपुट। तो अगर हम आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे तो उस कंट्री का वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो या तो कहते हैं पूरी इकोनॉमी का वैल्यू एडेड निकाल लो, जितने भी हमारे पास इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों सेक्टर्स का आउटपुट ले लो और इन तीनों सेक्टर का इनपुट ले लो, आंसर आ जाएगा। या हर सेक्टर का आप सिर्फ क्या लो, फाइनल आउटपुट। जैसे जब हम बेकर का लेंगे तो बेकर का आप पहले ही 100 रुपीज ले लो क्योंकि उसकी इनपुट 0 है, और जब आप फार्मर्स की, और अगर बेकर की बात करें तो बेकर का आप सीधा लो 150, तो भी आंसर 250 आएगा। और यहां पे क्या किया था हमने, फार्मर्स का आउटपुट दिया था 100 और इनपुट 0 100। तो या तो ये मेथड है, मोस्टली हम मेथड नंबर 2 यूज करते हैं कि हम हर सेक्टर का आउटपुट ले लेते हैं, हर सेक्टर का इनपुट आपस में माइनस कर देते हैं, या पहले ही फाइनल आउटपुट ले लो, हर सेक्टर का इनपुट को इग्नोर ही कर दो। अब क्या ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। जब मैंने बेकर का 150 रुपीज लिया तो ऑटोमेटिक बेटा मैंने सीधा ही क्या ले लिया, फाइनल आउटपुट ले लिया। मैंने 50 रुपीज जो उसका इनपुट था उसको इग्नोर ही कर दिया, सीधा 150 उठाया, तो आंसर 250 आ गया। या अगर आपने उसका 200 लेना है तो बाद में 50 तो माइनस होने हैं, पहले करो या बाद में करो। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और ये सिर्फ प्रोडक्ट मेथड में ही राइज होती है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हम हर सेक्टर का आउटपुट काउंट करते हैं, फिर आउटपुट में से इनपुट माइनस हो जाता है। नेक्स्ट, अब आता है थ्योरी में बेटा, थ्योरी में चलते हैं अब हम। थ्योरेटिकली नेशनल इनकम को प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, मैं वन बाय वन सारे आपको समझाता रहूंगा, फिर हम इसके थ्रू न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। somebody is there, I need some break, अर्जेंटली उनको मिलना है मुझे, तो मैं आपको अभी होल्ड पे कर रहा हूँ 5 मिनट्स के लिए। यू कैन लीव ऑल्सो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा क्लास स्टार्टेड, या आप वेट कर सकते हैं। यस बेटा, आ रही साउंड आपको?
ये बेटा साउंड आ रही है आपको? सुजल, चिराग, सार्थक? यस सर। अब देखिए बेटा, यहाँ से ये हमारा ना न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट हो गया एक तरह से। अभी हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, बट ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई, फर्स्ट पॉइंट डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है, दूसरा अभी जो हम इस मेथड के स्टेप्स देखेंगे, ये सब न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट्स हैं। इसलिए आपको थ्योरी में कभी भी नहीं आएगा। डोंट मेमोराइज दीज थिंग्स, इनको याद नहीं करना आपने, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। स्टेप 1 क्या है? देखो, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फर्म इन ऑल सेक्टर्स। ये पहला स्टेप है हमारा कि आप, हमारे पास तीन सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों सेक्टर्स की आउटपुट को ऐड कर लो। आउटपुट ऐड कर ली, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वो आउटपुट की कौन सी वैल्यू लोगे? मार्केट प्राइस। कैसे आती है बेटा वो? हर एक इंडस्ट्री के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के अंदर हमें आउटपुट यूनिट्स में दी होती है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस के साथ, तो वो क्या आ जाएगा? पहला क्या आएगा आंसर? वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पे ये समझाया गया कि आउटपुट कैसे आती है। समटाइम्स हमें आउटपुट का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया होता। आप देखो बेटा, ये जो स्लाइड्स आपके शेयर किए ना, एवरीथिंग इज देयर। अगर आप डेडिकेटली, मेरी गारंटी से बेटा, डेडिकेटली इन स्लाइड्स को अगर आप रीड कर लो, याद कर लो, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और जो नहीं आता एग्जाम में, वो इसमें है ही नहीं है। ये बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है स्लाइड्स। बाकी टेक्स्ट बुक में या नोट्स में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। तो यहाँ जो चीजें हैं, जैसे अभी आपको आगे के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अभी नेक्स्ट पेजेस पे जाओगे ना, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो उस पे सामने रख के इसको पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको। आउटपुट अगर गिवन नहीं है तो ऐसे एक न्यूमेरिकल आएगा आगे जाके, तो आपको आउटपुट के यूनिट्स गिवन होंगे और मार्केट प्राइस। तो पहला स्टेप ये है ना कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अगर आपके पास ये आउटपुट के यूनिट्स या मार्केट प्राइस ना हो, तो एक और तरीका भी है बेटा इसको कैलकुलेट करने का। एक फॉर्मूला है बेटा आउटपुट निकालने का, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी एक ही बात है। देखो, ये दो चीज होंगी, या तो वो आउटपुट के यूनिट्स दे देगा आपको, सीधा बता ही देगा कि हमारे इस सेक्टर में 500 यूनिट्स बने हैं और एक यूनिट 10 रुपीज का है। तो जब 500 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5000। तो इट मीन 5000 रुपीज की आउटपुट है। लेकिन अगर ये यूनिट्स और मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, तो वेरी सिंपल बेटा, अगर मैंने 4000 रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर दिया और 1000 का प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा है अभी भी, तो इट मीन आउटपुट का वैल्यू कितना होगा? 5000। जैसे जो बेच दिया वो भी बनाया था, जो पड़ा है हमारे पास वो भी हमने इस साल बनाया था, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है कुछ भी। और सेल का मीनिंग क्या है? सेल का मीनिंग भी है बेटा एक सिंपल, कि जितने यूनिट्स हमने सेल किए इनटू मार्केट प्राइस, वहां से सेल आ गई। और हम सेल किसको करते हैं? देखो, एक एक कंटेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट है। पहले आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सपोज मैंने 4000 रुपए के प्रोडक्ट सेल कर दिए और 1000 रुपीज का प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है, तो मैंने बनाया कितने का होगा? कितने प्रोडक्ट बनाए होंगे? 5000। और अगर सेल निकालना हो तो वेरी सिंपल, यूनिट सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस। समटाइम्स हमें सेल्स भी गिवन नहीं होती, तो हम यूनिट सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस कर सकते हैं, तो सेल आ जाएगी। अब उस सेल्स को भी अगर समझें कि हम सेल किस किस को करते हैं, आप सबको पता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक बायर यू कैन से। और दूसरा, उन लोगों को हम सेल करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो सेल्स इंक्लूड टू थिंग्स, याद रखिएगा। सेल्स इंक्लूड टू थिंग्स, एक क्या? सेल्स टू डोमेस्टिक बायर को सेल किया। हाँ, एक तो हमने डोमेस्टिक बायर को सेल किया है और दूसरा हमने फॉरेन सेक्टर को सेल किया है, एक्सपोर्ट। तो सेल का मतलब दोनों चीजें प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब नेक्स्ट देखो,
और अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी हो, इफ वी हैव द ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो, जिसको बोलते हैं स्टॉक एट बिगिनिंग, तो बेटा फिर हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सेल्स, सेम फॉर्मूला, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तब उस केस में ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक हमने इस साल नहीं बनाया। अब मान लो आपने 4,000 के प्रोडक्ट सेल कर दिए, सेम एग्जांपल, 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक अभी पड़ा हुआ है इस साल के एंड पे, बट इस 1,000 में अब मैं 500 रुपए ऐड कर रहा हूं बेटा। किस चीज के 500? जो स्टॉक पिछले साल का पड़ा था, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो अभी भी पड़ा है तो 1500 में इंक्लूड है, या वो अगर सेल कर दिया तो 4,000 में इंक्लूड है। अल्टीमेट 500 माइनस तो करने पड़ेंगे ना, बिकॉज वो इस साल की प्रोडक्शन नहीं है, दैट्स ए प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, वो इस साल का प्रोडक्शन नहीं है। तो सिंपल, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला बन गया, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हर बार जब भी हमको चेंज देखते हैं बेटा, हम हमेशा देखते हैं कि रिसेंटली क्या है मेरे पास, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, और पहले क्या था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो इसलिए एक फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या नेट चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन कर दें, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो हमें क्या समझ आ रहा है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा वो इंपॉर्टेंट है, उससे आपको याद हो जाएगा। जो हमने बेच दिया वो भी इस साल बनाया, जो इस साल के एंड पे पड़ा है, हमारे पास बचा हुआ है, जो फ्रेश बचा हुआ है, वो भी सब बनाया। इन दोनों में से कहीं भी ओपनिंग स्टॉक अगर है जो आपने इस साल नहीं बनाया, वो पिछले साल का है, वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया। इस एग्जाम्पल को रीड करो एवरीवन। रीड कर लिया एवरीवन। तो ये है, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो कैसे आएगा। अब यू ऑल आर अकाउंट स्टूडेंट बेटा, आप सबको पता है ओपनिंग स्टॉक कितना था 100, हमने और कितना बनाया 1000, और कितना सेल कर दिया 800, तो बचा कितना 300। तो बेसिकली हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को रिवर्स कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर आपको ये ओपनिंग स्टॉक, अगर आपको ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो फिर उल्टा हो जाएगा, जो आपने बनाया दैट इज आउटपुट, जो आपने इस साल बनाया वो आउटपुट है, प्लस पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ था आपके पास, टोटल गुड्स अवेलेबल आ गई फॉर सेल, माइनस सेल कर दिया जो इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो वेरी सिंपल कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है कि सेल निकालनी है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गॉट इट एवरीवन, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालनी है तो हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उल्टा कर देंगे।
और अगर चेंज इन स्टॉक निकालने हैं, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एनीथिंग एल्स समझना कुछ बेटा आपको इसमें? और चले आगे। नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बना? सेल्स 800 प्लस चेंज इन स्टॉक 200, जो किसका आंसर है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का। नेक्स्ट, अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 1 किसके ऊपर था एवरीवन? हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम स्टेप 2 पे आगे, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन, या इसका एक और नाम भी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इस बात पे ध्यान मत दो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि ग्रोस का मीनिंग क्या होता है, मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या होता है ना, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। उसके लिए मेरा एक सेल्फ एग्जांपल आएगा आपके लिए, उसमें समझाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली ये समझ रहे हैं कि वैल्यू एडेड कैसे आता है। वो आपको पता है वैल्यू एडेड कैसे आएगा? अगर हम आउटपुट की वैल्यू में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करते हैं बेटा? Intermediate consumption. इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जितना हमने इकोनॉमी के अंदर, मींस हर एक सेक्टर ने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जितना उन्होंने खुद क्रिएट किया है, रॉ मटेरियल तो वो मार्केट से परचेज करते हैं। जैसे बेकर, अब आपके माइंड में ऑलवेज एग्जांपल रहेगी ना, कभी भी रेफरेंस लेना हो तो ले सकते हो ना, कि जैसे बेकर 50 रुपीज का परचेज करता है और उसमें जो वो ऐड करता है वो उसकी नेशनल इनकम है, वो वैल्यू एडेड। तो अगर हम आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दें तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मीनिंग क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है बेटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का सिंपल मीनिंग है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल हम दो जगह से परचेज करते हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंपोर्ट करते हैं। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, यहां लिखना रह गया डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट। अब कुछ रॉ मटेरियल हमें इंडिया में मिल जाता है, वो है डोमेस्टिक मार्केट, और कुछ रॉ मटेरियल हमें इंडिया से बाहर से, जैसे कुछ रॉ मटेरियल हम आउट ऑफ इंडिया मंगवाते हैं इंडिया के अंदर, वो इंपोर्ट है, फिर जाके वो प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आप आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दोगे तो वो वैल्यू एडेड आएगा। मैं आपको कल ये समझाऊंगा, बट उससे पहले मेरा एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, मैं आपको वो समझाऊंगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे कि सपोज हम शूज बना रहे हैं, एक बाटा कंपनी है या कोई एडिडास कंपनी है, वो एक शूज बनाती है, 1 पेयर ऑफ शूज। तो वो क्या क्या लेते होंगे वो, तो वो रॉ मटेरियल लेंगे, शूज के लिए क्या चाहिए रॉ मटेरियल, वो प्लस उसमें वो साथ चारों फैक्टर्स ऐड करेंगे, प्लस वो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, प्लस वो टैक्सेस ऐड करेंगे। ये सारा एग्जांपल आएगा नेक्स्ट क्लास में, जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। उन सबको ऐड करके हम कहां तक पहुंच जाएंगे, आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। तो फिर हमें समझ आएगा कि आउटपुट में क्या क्या होता है बेटा। आउटपुट में डेप्रिसिएशन भी होता है ऑलरेडी, आउटपुट में टैक्सेस भी होते हैं ऑलरेडी। दैट्स वाई जो वैल्यू एडेड तुम निकालते हो ना, हम एज ए लेमैन बोल देते हैं वैल्यू एडेड। अल्टीमेटली एक्चुअली उसका नाम होता है ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वाई मार्केट प्राइस? क्योंकि आउटपुट के अंदर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, टैक्स इंक्लूड होने से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे बन जाता है, और डेप्रिसिएशन इंक्लूड करने से ग्रोस पे। पर ये सब कुछ कैसे होता है वो मैं करके दिखाऊंगा। जब करके दिखाऊंगा लाइव आपके सामने, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और वो वैल्यू एडेड हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैल्यू एडेड की जगह पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है, बट इन टर्म्स में हम अभी और हार्डवर्क करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक ही बात है, ठीक है। और संडे को आपके टेस्ट डिस्कशन भी रहेगी, इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी आपका हो चुका है, टेस्ट 1, वो भी डिस्कस किया जाएगा।
और मैं टेस्ट डिस्कशन के बाद टेस्ट 2 अनाउंस कर दूंगा। उसका कितना सिलेबस होगा वो भी बता देंगे। जितना बस हमने अभी तक किया है, जितना आपका टेस्ट हुआ उसको माइनस कर दो। मींस इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उन सबको डिलीट कर दें। तो बाकी जो रेस्ट रहता है, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसका एप्लीकेशन प्लस सर्कुलर फ्लो, वो सब चीजें टेस्ट नंबर 2 में कवर होंगी। वो आपका नेक्स्ट वीक हम कभी भी मंडे और ट्रेंड पे ले लेंगे टेस्ट। 2 स्टेप समझा के सबको। पहला स्टेप क्या था, आउटपुट निकालना, और आउटपुट नहीं दिया तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक करना, और सेकंड उस आउटपुट में से इनपुट माइनस करके वैल्यू एडेड तक पहुंचना, जो ग्रोस पे होगा और मार्केट प्राइस पे होगा। क्यों होगा वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिर आपको ये सब समझ आएगा बाद में कि ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बट वो अभी यहां से समझ नहीं आएगा। इसमें 3 वर्ड्स हैं, ग्रोस, डोमेस्टिक एंड मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक का मीनिंग हम समझते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे नॉन रेजिडेंट हमारे इंडिया में आके, याद है ना वो सब पॉइंट्स आएंगे कि फॉरेन कंपनीज का ब्रांचेस इंडिया में है, फॉरेन बैंक्स का कोई ब्रांच इंडिया में है, तो वो इंडिया में आकर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन के इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट है वो भी करेंगे। तो उन सबका जो आउटपुट है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता है तो ग्रोस है, टैक्स इंक्लूड करता है तो मार्केट प्राइस है। तो वो हम सारा इसको डिस्कस करेंगे, एक एक वर्ड रीड करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा बेटा। सेकंड स्टेप में काफी कुछ है, उसमें मेरा एग्जांपल भी आएगा अभी। देन थर्ड स्टेप आएगा जहां से हम न्यूमेरिकल्स में पहुंच जाएंगे, और मेरा जो एग्जांपल आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें स्टेप 2 और स्टेप 3 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। आपको थ्योरी में से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सब इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। तो वो हम एक बार नोट्स में से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं वो एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, जिससे आपको सब टर्म्स भी समझ आ जाएंगी। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, वो सब कुछ। देन बेटा आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ये सब टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हमारा टारगेट है नेक्स्ट क्लास का कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ों इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी में सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, और हर बुक में ये दिया हुआ है। फिर इस मेथड की प्रिकॉशंस आएंगी, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस क्या है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है इस मेथड को कैलकुलेट करते वक्त, तब जाके मेथड ओवर होगा और इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे बेटा। ये देखो अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ से मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको, और आपका होमवर्क होगा आपकी जो टेक्स्ट बुक है टी आर जैन, राधा बहुगुणा, जो भी आपके पास है उसमें से आपको वो न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी ये लिंक है आपस में, 10-15 मिनट का टॉपिक नहीं है, ये तो हम अभी कर लेते टाइम एक्सटेंड करके। इट विल टेक टाइम, इसमें 2 क्लासेस लग जाएंगे आपको ऑलमोस्ट समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स?